नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया की सुपरहिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज दिल्ली के नेहरू पार्क में हम मौजूद हैं। यहाँ से आपको देश दुनिया की हर खबर यहीं से बताएंगे। तो आपको बताएंगे कि आज क्यों है बहुत ही अहम दिन, आखिर क्या होने वाला है। सियासी हलचलों के जरिए वो सब कुछ आगे आपके सामने रखेंगे। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो देखिए, केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर जो बड़ी जानकारी आज आ रही है वो ये कि आज एनडीए सांसदों की अहम बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। जी हाँ, देखिए, आज आपको बता दें मोदी सरकार के थर्ड टर्म के लिए ये बैठक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नई सरकार की पूरी रूपरेखा तय होगी और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग रखी गई है। एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद इसमें शामिल होंगे। एनडीए के राज्यसभा सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी संसदीय दल का जब उनको नेता चुन लिया जाएगा तो वो सांसदों को संबोधित भी करेंगे, ताकि आगे अब सरकार की रूपरेखा क्या होगी इस पर भी बातचीत इस बैठक में की जाएगी। तो बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए बैठक बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें नई सरकार की पूरी रूपरेखा तय की जाएगी। तो केंद्र में नई सरकार बनाने का जो रास्ता है वो आज साफ हो जाएगा। आज जो मीटिंग होगी उसमें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा, लेकिन असली मुश्किल उसके बाद शुरू होगी जब बात होगी यहाँ पर मंत्रालय की डिमांड को लेकर। क्योंकि देखिए, मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी है नहीं इसमें। इस वजह से जो मंत्रालय को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स है वो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और अभी भी वो जारी है। अब सबसे बड़ी बात है कि टीडीपी और जेडीयू ही नहीं, और भी कई दल हैं जो मंत्रालय की डिमांड सामने रखेंगे। और ऐसे में सवाल है कि आखिर किस फॉर्मूले पर एनडीए में इस बार मंत्री पद का बंटवारा होगा, उस पर सबकी निगाह रहने वाली है। एक बार फिर से केंद्र में नई सरकार की गठन की तैयारी जोरों पर है, लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है जो गठबंधन को जोड़े रखने से जुड़ा है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए हैं और उन्हें मनाने के लिए कई बड़े मंत्रालय देने पड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि वो कौन से मंत्रालय हैं जिस पर टीडीपी और जेडीयू की नजर है। तो सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर टीडीपी की नजर है। इसके अलावा टीडीपी 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, शहरी विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी हो सकती है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी को नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्रालय ही मिल सकते हैं। अब बात नीतीश कुमार यानी जेडीयू की, जिसके पास 12 एमपी हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहिए, और उसकी नजर ग्रामीण विकास, रेलवे और कृषि मंत्रालय पर है। डिमांड की लिस्ट यहीं नहीं थमने वाली। दरअसल चिराग पासवान की एलजेपी, जिसके 5 सांसद हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिसके 7 सांसद हैं, जीतन राम मांझी जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल जो मोदी कैबिनेट में 2 बार से मंत्री हैं, जयंत चौधरी जो चुनाव से ठीक पहले एनडीए में आए हैं, पवन कल्याण जिनकी जनसेवा पार्टी आंध्र प्रदेश में गठबंधन में है। इन सबको मंत्रालय चाहिए, लेकिन अब किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये अब तक क्लियर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों के बंटवारे के जिस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा बात हो रही है, उसके मुताबिक हर 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय मिलने की बात हो रही है। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत काम करेगी, किसी सहयोगी की अनावश्यक मांग के आगे नहीं झुकेगी। अब बात कि बीजेपी क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, तो आपको बता दें कि जो मंत्रालय बीजेपी किसी और पार्टी को नहीं देगी उसमें रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय शामिल है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से जुड़े मंत्रालय हैं, मसलन विकास से जुड़े, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं से जुड़ी नीतियां बनती हैं, वो बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। एक और बड़ी बैठक आज होने वाली है समाजवादी पार्टी की, जिसमें तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। और बड़ी बैठक में बात ये भी होगी कि अखिलेश विधायक पद को छोड़ सकते हैं, शिवपाल बन सकते हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसदों के साथ आज अखिलेश यादव की मीटिंग होने वाली है। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अखिलेश ये मीटिंग लेंगे, जिसमें विधायक पद छोड़ने का फैसला अखिलेश यादव की तरफ से लिया जा सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाने की अखिलेश यादव ने सोची है, और इसीलिए अब वो विधायक पद छोड़ देंगे।
शिवपाल बन सकते हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो सुबह 10 बजे सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। और इस बीच एक और अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़ थप्पड़ कांड में बड़ी खबर आ रही है। जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, उससे सस्पेंड कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि थप्पड़ मारा क्यों गया, कंगना ने इसके बाद क्या प्रतिक्रिया दी है, सीआईएसएफ कांस्टेबल ने थप्पड़ मारने के बाद क्या कुछ कहा कंगना को लेकर, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आगे रिपोर्ट में। अफरा तफरी मची है। एयरपोर्ट पर कंगना के आसपास सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। कहासुनी का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ एयरपोर्ट की हैं और इस हो हल्ला की वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बयान सुन लीजिए। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना सुरक्षित है, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं। दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया और ऐसा किया सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने। बताया जाता है कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना के एक बयान से आरोपी महिला कांस्टेबल नाराज थी। नाराजगी अपनी जगह पर है और जिम्मेदारी अपनी जगह पर। इनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, न कि थप्पड़ मारना। इस आरोपी सीआईएसएफ कर्मी का नाम कुलविंदर कौर है, जो पंजाब के कपूरथला की रहने वाली है और अब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया था। इस पूरे मामले की जांच अब पंजाब पुलिस ने शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस ने सीआईएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स के साथ लंबी बातचीत की है और जो महिला कांस्टेबल है कुलविंदर कौर, उससे भी उन्होंने पूछताछ की है। हालांकि अब तक आरोपी सुरक्षाकर्मी कुलविंदर कौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जांच पूरी होने तक सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दे दी गई है। तो वहीं कुछ किसान संगठन कुलविंदर कौर के बचाव में आ गए हैं, लेकिन मंडी से कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस घटना की निंदा की है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। बता दें कि कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए रुकी थी। तभी महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने तलाशी के बाद कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। और फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज बेंगलुरु कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होने वाली है। दरअसल झूठे विज्ञापन के मामले में राहुल गांधी को पेश होना है। 2023 में न्यूज़पेपर में झूठा विज्ञापन देने का ये मामला है। विज्ञापन में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। अब कर्नाटक बीजेपी ने इसी को लेकर मानहानि का केस दायर किया। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी मामले में आरोपी हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को 1 जून को ही इसमें जमानत मिली थी। अब राहुल गांधी इसके लिए बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां कोर्ट में वो आज पेश होंगे। तो बड़ी खबर, जहां न्यूज़पेपर में झूठा विज्ञापन देने का ये मामला है। मानहानि का केस किया गया था राहुल गांधी पर। 2023 में न्यूज़पेपर में झूठे विज्ञापन के मामले में राहुल गांधी पेश होने के लिए बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। मानहानि का मामला, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को 1 जून को इस मामले को लेकर जमानत मिली थी। कर्नाटक बीजेपी ने मानहानि का केस दायर किया है। इस विज्ञापन में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें गहलोत सरकार में जो भर्तियां करवाई गई थी सरकारी कर्मचारियों की, उनकी अब जांच करवाई जाएगी। ये बड़ी खबर, मौजूदा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय किया। इसके लिए कार्मिक विभाग में उन सभी विभागों को पत्र भी लिखा गया। जांच के आदेश अब दे दिए हैं। सभी कर्मचारियों के दस्तावेज चेक किए जाएंगे। मौजूदा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय लिया है और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गहलोत सरकार में जो भी नियुक्तियां हुई, अब उनके दस्तावेजों की फिर से जांच होगी और गड़बड़ी अगर मिलती है तो ये नियुक्तियां रद्द भी की जा सकती हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूदा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय किया और इसका मतलब ये हुआ कि गहलोत सरकार में जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनके दस्तावेजों को फिर से जांच उनकी की जाएगी और गड़बड़ी मिली तो नियुक्ति रद्द भी हो सकती। अब लाखों सरकारी कर्मचारी इस जांच के दायरे में आएंगे, उन सबके दस्तावेजों को अब खंगाला जाएगा। इसका मतलब अगर फर्जी नियुक्तियां उस वक्त की गई थी तत्कालीन सरकार के दौरान, तो अब इन सरकारी कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उनकी नियुक्तियां रद्द की जा सकती हैं। तो जून का महीना भीषण गर्मी का कहर इस वक्त देश के कई अलग अलग राज्य झेल रहे हैं और ऐसे में आग लगने की जो घटना है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर राजस्थान या फिर यूपी बिहार। लेकिन फिलहाल दिल्ली से लेकर के जयपुर तक अग्निकांड की भीषण तस्वीरें सामने आई। कैसे आग लगी, आग में कितना नुकसान हुआ, आग पर काबू कैसे पाया गया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पांडव नगर में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। धधकती लपटें और धुएं का गुबार दहशत पैदा कर रहे थे। आग ने देखते ही देखते पहली मंजिल पर रखे सामान को स्वाहा कर दिया और फिर लपटें दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में दमकल विभाग को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पता नहीं लगा, जिसके घर में जो सो रहा था लड़का, उसको भी नहीं पता लगा। जब वो धुआं से उसका दम घुटा तो उसने फिर इधर से छलांग मारी है और जब तक तो आग जो थी पूरा जोर पकड़ चुकी थी। आग से बड़े नुकसान की खबर है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। तो वहीं जयपुर में एक फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। ऊपर की मंजिल पर कोचिंग सेंटर था जिसमें 25 छात्र फंसे थे, लेकिन दमकल कर्मी राम प्रकाश की बहादुरी से सबकी जान बच गई। शीशे तोड़कर सभी 25 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सोशल मीडिया पर सिपाही के बहादुरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राम प्रकाश ने जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचा ली, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। और खबर बिहार के लखीसराय से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई। उसके बाद यात्रियों ने क्या किया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, आपको भी दिखाते हैं। बिहार के लखीसराय में गुरुवार को पटना झारखंड पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने ट्रेन के 2 डिब्बों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से किऊल रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में सवार यात्रियों ने आनन फानन में कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक पटना जसीडीह मेमू ट्रेन के इंजन में शाम करीब 5:20 पर आग लगी। ट्रेन जैसे ही जंक्शन पर आकर खड़ी हुई, इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने इंजन को धक्का देकर डिब्बे से अलग किया। ट्रेन को धक्का मारकर अलग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे यात्रियों ने समझदारी दिखाई और सबने एकजुट होकर बाकी ट्रेन को धक्का मारकर जल रहे डिब्बों से अलग कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आग लगने के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कई डिब्बे धू-धू-कर जलते दिखाई दे रहे हैं। काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा है और हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद डाउन लाइन किऊल मोकामा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। संदेश मिला है फडणवीस के इस्तीफे के ऐलान के बाद दरअसल ये बैठक हुई। तो दरअसल महाराष्ट्र में जैसा प्रदर्शन पार्टी ने किया है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी उप मुख्यमंत्री के पद से, और साथ ही ये भी कहा था कि क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है महाराष्ट्र में, ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारी ज्यादा बेहतर तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए निभाना चाहते हैं और इसीलिए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और अब बड़ी खबर यह है कि आरएसएस के 3 बड़े नेताओं से उन्होंने नागपुर में मुलाकात की है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर भी बड़ी जानकारी ये मिल रही है
कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से दिल्ली में उद्धव ठाकरे संपर्क में हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्या महाराष्ट्र की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसको लेकर बड़ी जानकारी। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे काफी चर्चा में हैं। अटकलें हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और उन्हें एनडीए में लाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री उद्धव के संपर्क में हैं। उद्धव को एनडीए में लाने की कवायद काफी तेज हो चुकी है और इसी सिलसिले में दिल्ली बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ कांटेक्ट में है उद्धव ठाकरे। तो बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता के संपर्क में है, ये खबर मिल रही है। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे? क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इन तमाम कयासों को लेकर के अब खबरें सामने आ रही है। और चलिए बात करते हैं राहुल गांधी के उस खुलासे की जिसके बाद शेयर बाजार में उथल पुथल होने की आशंका है। और देखिए, दरअसल मामला शेयर बाजार से जुड़ा है। राहुल गांधी ने बाजार में सबसे बड़ा स्कैम होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और राहुल गांधी को इंडियन इकोनॉमी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। नतीजे के चंद घंटे बीतते हैं और सियासी चाल दिखनी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली मजबूती अब रंग लाने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है और बाजार को जानबूझकर अस्थिर करने का दोष मढ़ा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रिटेल इन्वेस्टर से नतीजे आने से पहले शेयर खरीदने की सलाह दी। इसी वजह से 3 जून को शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया, लेकिन अगले ही दिन यानी 4 जून को नतीजे आने के साथ इसमें भारी गिरावट आई, जिसे राहुल गांधी स्कैम बता रहे हैं। We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. राहुल के मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर्स का 30 लाख करोड़ रुपए डूब गया। इस पूरी घटना में कुछ लोगों ने बड़ा पैसा बना लिया। राहुल ने सवाल उठाया है कि लाभ उठाने वाले लोग आखिर कौन थे। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और चुनाव जीतने के लिए जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बात कही है। राहुल गांधी जी उसको पूरा करने का काम करेंगे, बजाय के निवेशकों को डराना और ये साजिश रचना कि भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर अनाप शनाप प्रश्न चिन्ह उठाकर लोगों को गुमराह करना। राहुल स्कैम बता रहे हैं, जबकि पीयूष गोयल उनके बयान को साजिश बता रहे हैं। बहरहाल 4 जून को हुई भारी गिरावट के बाद बाजार एक बार फिर संभलने की कोशिश में है। ऐसे में उस पर हो रही सियासी बयानबाजी से मामला बनने की बजाय बिगड़ेगा। वक्त तो चला है हमारे सबसे खास सेगमेंट का। इस बार फिर से सियासत काफी ज्यादा गर्म है और इस बार उस खेमे में सवाल उठने लगे हैं जो केंद्र में नई सरकार बनाने की तैयारी में इस वक्त जुटी हुई है। दरअसल चुनाव के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर मुद्दा बनाया था और अब जेडीयू भी अग्निवीर को लेकर समीक्षा की बात कह रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। 2 साल पहले जब अग्निवीर योजना को जोर शोर से लागू किया गया था, तब इस योजना को राजनीतिक हलकों में गेम चेंजर भी कहा गया था। लेकिन जानकार बताते हैं कि ये अग्निवीर योजना भी एक वजह बनी जिसकी वजह से बीजेपी 272 के मैजिक फिगर तक पहुंचने में कामयाब न हो सकी और इस वजह से गठबंधन की सरकार बनने से पहले ही इस योजना की समीक्षा की बात सहयोगी दल उठाने लगे हैं और ये आवाज ऐसे दलों की तरफ से उठ रही है जो सरकार के गठन में किंग मेकर बने हुए हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। अग्निवीर योजना को लेकर अकेले एनडीए की सहयोगी जेडीयू ही सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी
जेडीयू की मांग को जायज ठहरा रही है। अलग अलग पार्टी है गठबंधन में, स्वाभाविक रूप से अपने अपने मुद्दों को पार्टियां रखेंगी, तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। जेडीयू ने जो कहा है या और पार्टी भी अगर कुछ कहती है तो इसमें कुछ अस्वाभाविक कहा है। अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है लोगों को। अग्निवीर योजना जब लागू हुई थी तब भी विपक्ष ने इसे जोर शोर से उठाया था और इसे सेना और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। और अब तो नई बनने जा रही सरकार में अहम भूमिका निभाने वालों ने इसे उठाकर विपक्ष को बैठे बिठाए फिर से गर्मा गर्म मुद्दा दे दिया है। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है, उन्होंने अग्निवीर जैसी व्यवस्था दी नहीं। अग्निवीर का जो मामला है, सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो सुरक्षा है, देश की हमारी जो सेना है, उसके पूरे भविष्य से वो जुड़ा हुआ है। अब नई सरकार में जेडीयू जैसे अहम सहयोगी अग्निवीर योजना और यूसीसी जैसे बीजेपी के एजेंडे वाले मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ